जय भीम दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जब उनका वोट बैंक कहा जाने वाला दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग टूटकर अन्य दलों में विलय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति के सामने सबके पैर उखड़ चुके हैं। लगभग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और बहुजन समाज पार्टी अपने अंत के कगार पर है। ऐसे समय में मायावती को समझ आ चुका है कि अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो आने वाले भावी चुनावों में इसका बेहद ही बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ ठोस कदम उठाने के निर्णय लिए हैं, जिससे दोबारा बहुजनों को एक नया और शक्तिशाली नेतृत्व मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, आपको सभी बातें आसानी से समझ में आएं, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1984 को जब मायावती ने कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण था। यह वह दौर था जब दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक नई राजनीतिक आवाज उभर रही थी। बीएसपी का गठन बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित था, जिन्होंने दलितों को सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया। इस कहानी में मायावती एक युवा, जोशीली और निडर नेता के रूप में सामने आईं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे जातिगत और सामाजिक रूप से जटिल राज्य में एक क्रांति की नींव रखी। लेकिन इस शुरुआती दौर में ही भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय एक उभरती हुई ताकत थी, ने अपनी रणनीतियों के जरिए मायावती और बीएसपी के लिए चुनौतियां खड़ी करना शुरू कर दिया था। अगर बीजेपी को उनकी बर्बादी का कारण माने तो इस शुरुआती दौर में बीजेपी की हिंदुत्व आधारित रणनीति ने बीएसपी के बहुजन आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। 1984 में जब बीएसपी की स्थापना हुई, मायावती कांशीराम की शिष्या थीं और पार्टी की रीढ़ बन रही थीं। कांशीराम ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का सपना देखा था और मायावती ने इस सपने को जमीनी हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मायावती, जो एक शिक्षक और नौकरशाह की पृष्ठभूमि से आई थीं, ने अपनी वाक्पटुता और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी को मजबूत किया। बीएसपी का नारा जात तोड़ो, समाज जोड़ो और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, दलित और वंचित समुदायों में गहरा असर छोड़ रहा था। मायावती ने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर दलितों को संगठित किया, खासकर जाटव और चमार समुदायों को, जो बीएसपी का मजबूत आधार बने। इस दौर में बीएसपी ने छोटे स्तर पर चुनाव लड़ना शुरू किया। 1984 और 1989 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन सीमित था, लेकिन मायावती की मेहनत ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। बीएसपी ने दलितों को यह विश्वास दिलाया कि वे अपनी राजनीतिक ताकत से सत्ता हासिल कर सकते हैं। मायावती की रैलियां और भाषण, जो जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय के खिलाफ थे, ने दलित युवाओं में एक नई चेतना जगाई। 1980 के दशक में बीजेपी, जो 1980 में भारतीय जनता संघ से उभरी थी, उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी ने हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया, जिसका असर सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर पड़ा। अगर बीजेपी को मायावती की बर्बादी का कारण माने तो इस दौर में बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से बीएसपी के लिए चुनौतियां खड़ी की। बीजेपी ने हिंदू एकता का नारा दिया, जिसने गैर दलित समुदायों, खासकर सवर्ण और कुछ ओबीसी समुदायों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। यह वह समय था जब बीजेपी ने सामाजिक ध्रुवीकरण की नींव रखी, जो बाद में बीएसपी के बहुजन गठजोड़ को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति मजबूत की।
और इसका असर बीएसपी के वोट बैंक पर पड़ा। बीएसपी का लक्ष्य दलित, मुस्लिम और ओबीसी को एकजुट करना था, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व रणनीति ने मुस्लिम और हिंदू वोटों के बीच ध्रुवीकरण शुरू कर दिया। मायावती ने इस चुनौती को समझा, लेकिन उस समय बीएसपी की प्राथमिकता दलितों को संगठित करना थी और बीजेपी की रणनीति का दीर्घकालिक प्रभाव शायद उनके लिए स्पष्ट नहीं था। मायावती ने 1984 से 90 के बीच बीएसपी को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने दलितों को न केवल वोटर के रूप में बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया। बीएसपी ने छोटे छोटे मुद्दों जैसे दलितों के खिलाफ अत्याचार और सामाजिक भेदभाव को उठाकर अपनी पहचान बनाई। मायावती की आक्रामक और बेबाक शैली ने उन्हें दलित समुदाय में एक नायिका बना दिया, लेकिन बीजेपी ने इस दौरान अपनी रणनीति के तहत गैर दलित और कुछ गैर जाटव दलित समुदायों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। उदाहरण के लिए बीजेपी ने ओबीसी समुदायों जैसे कुर्मी और लोध को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जो बाद में बीएसपी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। बीजेपी ने 1980 के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन को तेज किया, जिसने हिंदू वोटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने बीएसपी के मुस्लिम दलित गठजोड़ को कमजोर करने की नींव रखी, क्योंकि मुस्लिम वोटर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर झुकने लगे। मायावती ने इस दौरान बीजेपी की नीतियों की आलोचना की, लेकिन उनकी प्राथमिकता बीएसपी को स्थापित करने पर थी, जिसके कारण बीजेपी की रणनीति का जवाब देने में वे पूरी तरह प्रभावी नहीं रही। 1980 का दशक उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। मंडल आयोग की सिफारिशों ने ओबीसी समुदायों को राजनीतिक रूप से सक्रिय किया, जबकि बीजेपी ने मंदिर आंदोलन के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। मायावती ने इस माहौल में दलितों को एक नई पहचान दी, लेकिन बीजेपी की रणनीति ने उनके बहुजन गठजोड़ को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सवर्ण और कुछ ओबीसी समुदायों को अपने पक्ष में करके बीएसपी के संभावित सहयोगियों को कम किया। अगर बीजेपी को मायावती की बर्बादी का कारण माने तो 1984 से 90 का दौर वह समय था जब बीजेपी ने बीएसपी के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों की नींव रखी। बीजेपी की हिंदुत्व रणनीति ने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया, जिसने बीएसपी के दलित, मुस्लिम, ओबीसी गठजोड़ को कमजोर करने की शुरुआत की। हालांकि इस दौरान बीजेपी का प्रभाव सीमित था, लेकिन उनकी रणनीति ने बीएसपी के विस्तार को बाधित किया। मायावती ने इस दौर में बीएसपी को एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत बनाया, लेकिन बीजेपी की चालें जैसे गैर दलित वोटों को लामबंद करना और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना बाद के दशकों में बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई। 1995 से 2007 तक का दौर मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए स्वर्णिम युग था। यह वह समय था जब मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी ताकत का लोहा मनवाया और दलित सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा। इस अवधि में मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, 1995, 1997, 2002 और सबसे शानदार 2007 में, जब बीएसपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह दौर बीएसपी के सामाजिक गठजोड़, मायावती की रणनीतिक सूझबूझ और उनकी बेबाक छवि का प्रतीक था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को मायावती की बर्बादी का प्रमुख कारण माने, तो इस चमकते दौर में भी बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व आधारित रणनीतियों और सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए बीएसपी के लिए दीर्घकालिक चुनौतियां खड़ी की, जो बाद में उनके पतन की नींव बनी। 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जब बीएसपी और बीजेपी ने गठबंधन किया। यह गठबंधन अल्पकालिक था, लेकिन मायावती के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक दलित महिला के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनना न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि यह दलित समुदाय के लिए एक प्रेरणा भी था। मायावती ने इस छोटे कार्यकाल में दलित हितों को प्राथमिकता दी, जैसे दलितों के खिलाफ अत्याचार पर सख्त कार्रवाई और अंबेडकर स्मारकों का निर्माण।
हालांकि यह गठबंधन जल्दी टूट गया, लेकिन मायावती की छवि एक मजबूत और निडर नेता के रूप में उभरी। 1997 में मायावती दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी, फिर से बीजेपी के समर्थन से। इस बार भी उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के लिए नीतियां लागू करने पर जोर दिया। 2002 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर मायावती ने अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई। हालांकि यह कार्यकाल भी गठबंधन की अस्थिरता के कारण लंबा नहीं चला। इन सभी कार्यकालों में मायावती ने बीएसपी को एक ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित किया जो न केवल दलितों की बल्कि मुस्लिमों और ओबीसी समुदायों की भी आवाज बन सकती थी। 2007 का विधानसभा चुनाव मायावती और बीएसपी के लिए ऐतिहासिक था। बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। मायावती ने सर्वजन हिताय की रणनीति अपनाई, जिसमें दलितों के साथ साथ सवर्ण, ओबीसी और मुस्लिम समुदायों को जोड़ा गया। यह सामाजिक इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने बीएसपी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। मायावती की सरकार ने दलित स्मारकों, अंबेडकर गांव योजना और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया। उनकी सख्त प्रशासनिक शैली और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण ने उनकी छवि को और मजबूत किया। इस स्वर्णिम दौर में जब मायावती सत्ता की ऊंचाइयों पर थीं, बीजेपी ने अपनी रणनीतियों के जरिए बीएसपी के लिए चुनौतियां खड़ी करना शुरू किया। अगर बीजेपी को मायावती की बर्बादी का कारण माने, तो 1995 से 2007 का दौर वह समय था जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी हिंदुत्व और सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति को और तेज किया। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के जरिए बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट किया, जिसने बीएसपी के दलित मुस्लिम गठजोड़ को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। बीजेपी ने सवर्ण और कुछ ओबीसी समुदायों जैसे कुर्मी और लोध को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जो बाद में बीएसपी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। 1995 और 1997 में बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन अल्पकालिक और अवसरवादी थे। बीजेपी ने इन गठबंधनों का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया, लेकिन मायावती के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण ये टिक नहीं पाए। बीजेपी ने इन गठबंधनों के टूटने के बाद मायावती को अविश्वसनीय और जातिवादी के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जिसने उनकी छवि को कुछ हद तक प्रभावित किया। बीजेपी ने इस दौरान गैर जाटव दलित समुदायों जैसे पासी और कोरी को अपनी ओर आकर्षित करने की शुरुआत की, जो मायावती के दलित वोट बैंक के लिए एक दीर्घकालिक खतरा था। 2007 में जब मायावती ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर थी, लेकिन इस दौरान बीजेपी ने अपनी रणनीति को और परिष्कृत किया। उन्होंने हिंदुत्व के साथ साथ सामाजिक इंजीनियरिंग पर ध्यान देना शुरू किया, खासकर गैर दलित और गैर जाटव समुदायों को लक्षित करके। बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया कि मायावती का सर्वजन गठजोड़ लंबे समय तक स्थिर न रहे। उदाहरण के लिए, बीजेपी ने सवर्ण और ओबीसी समुदायों में यह संदेश फैलाया कि मायावती की नीतियां केवल दलित केंद्रित हैं, जिसने उनके व्यापक सामाजिक आधार को कमजोर करना शुरू किया। मायावती की ताकत उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग और जमीनी संगठन में थी। 2007 की जीत में उन्होंने दलितों के साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी समुदायों को जोड़ा। उनकी रैलियां और भाषण, जो सामाजिक न्याय और दलित गौरव पर केंद्रित थे, ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। मायावती ने अंबेडकर स्मारकों और पार्कों के निर्माण के जरिए दलित पहचान को मजबूत किया, जिसने उनके समर्थकों में गर्व की भावना जगाई। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने और दलितों के खिलाफ अत्याचार पर सख्ती से कार्रवाई की, जिसने उनकी छवि को और निखारा। लेकिन बीजेपी ने इस दौरान अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाया। उन्होंने हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, जिसने बीएसपी के मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित किया। बीजेपी ने यह प्रचार किया कि मायावती की नीतियां तुष्टीकरण की हैं, जिसने कुछ हिंदू समुदायों को उनके खिलाफ कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने गैर जाटव दलितों और ओबीसी समुदायों को छोटे छोटे लाभ, जैसे स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के अवसर, देकर अपनी ओर खींचना शुरू किया।
यह रणनीति उस समय ज्यादा प्रभावी नहीं दिखी, लेकिन इसने बीएसपी के वोट बैंक को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। 2007 में मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी, जो उनकी राजनीतिक ताकत का चरम था। लेकिन 2007 से 2019 तक का दौर वह था जब मायावती की ताकत धीरे धीरे कमजोर हुई और 2019 में बीएसपी-एसपी गठबंधन के बावजूद उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को मायावती की बर्बादी का प्रमुख कारण माने, तो इस अवधि में बीजेपी ने अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग, हिंदुत्व प्रचार, विपक्षी एकता को तोड़ने की रणनीति और मायावती पर अप्रत्यक्ष दबाव के जरिए बीएसपी को हाशिए पर धकेल दिया। ये कहानी उस दौर की है जब मायावती की ताकत छिन गई और बीजेपी की चालों ने उनके दलित वोट बैंक और सामाजिक गठजोड़ को कमजोर कर दिया, जिसका चरम 2019 के गठबंधन के टूटने में दिखा। 2019 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की जीत ने मायावती को उत्तर प्रदेश की निर्विवाद नेता बना दिया था। उनकी सर्वजन हिताय रणनीति ने दलित, मुस्लिम, ओबीसी और सवर्ण समुदायों को एकजुट किया। मायावती की सरकार ने दलित स्मारकों, अंबेडकर गांव योजना और कानून व्यवस्था पर सख्ती जैसे कदम उठाए, जिसने उनकी छवि को मजबूत किया। लेकिन बीजेपी ने इस दौरान अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करना शुरू किया। 2007 से 12 के बीच बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए सामाजिक इंजीनियरिंग पर काम किया, खासकर गैर जाटव दलित समुदायों और गैर यादव ओबीसी समुदायों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हार और समाजवादी पार्टी की जीत ने मायावती के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बीजेपी ने इस हार का फायदा उठाया और यह प्रचार किया कि मायावती की सरकार केवल स्मारकों और प्रतीकों तक सीमित थी, न कि ठोस विकास पर। बीजेपी ने इस दौरान स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को मजबूत किया और दलित समुदायों में यह संदेश फैलाया कि उनकी नीतियां सभी हिंदुओं के लिए समावेशी हैं। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए, तो उनकी इस प्रारंभिक रणनीति ने मायावती के सामाजिक गठजोड़ को कमजोर करना शुरू किया, जिसने 2012 की हार में योगदान दिया। 2012 के बाद मायावती की रणनीति रक्षात्मक हो गई। बीएसपी का संगठन कमजोर पड़ने लगा और मायावती की जमीनी सक्रियता पहले जितनी प्रभावी नहीं रही। इस बीच बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने विकास और सबका साथ, सबका विकास के नारे को केंद्र में रखा। उन्होंने दलित और ओबीसी समुदायों को छोटे छोटे लाभ जैसे सरकारी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के अवसर देकर अपनी ओर खींचा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला, जो मायावती के लिए अभूतपूर्व झटका था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतीं, जिसमें गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी वोटों की बड़ी भूमिका थी। बीजेपी ने यह प्रचार किया कि मायावती की नीतियां केवल जाटव केंद्रित हैं, जिसने गैर जाटव दलितों को उनकी ओर खींचा। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए, तो उनकी इस रणनीति ने मायावती के दलित वोट बैंक को खंडित कर दिया और बीएसपी को अप्रासंगिक दिखाने की शुरुआत की। 2014 के बाद बीजेपी ने केंद्र और 2017 से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के जरिए प्रभुत्व स्थापित किया। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतीं, जबकि बीएसपी केवल 19 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने इस दौरान दलित समुदायों को लुभाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को दलित और गरीब समुदायों तक पहुंचाया। बीजेपी ने यह भी प्रचार किया कि उनकी सरकार में जातिगत भेदभाव कम हुआ है, जिसने मायावती के सामाजिक न्याय के नैरेटिव को कमजोर किया। मायावती ने इस दौरान बीजेपी पर हमला करने की कोशिश की, जैसे 2016 में दलित अत्याचार के मुद्दों को उठाकर, लेकिन उनकी आवाज पहले जितनी प्रभावी नहीं रही। बीजेपी ने मायावती को पुरानी सोच वाली नेता के रूप में चित्रित किया, जिसने उनके युवा समर्थकों को निराश किया। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए,
तो उनकी प्रचार मशीनरी और संसाधनों ने मायावती की आवाज को दबाया और बीएसपी को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसे महागठबंधन कहा गया। यह गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि बीएसपी का दलित वोट बैंक और एएसपी का यादव मुस्लिम आधार मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे सकता था। मायावती और अखिलेश यादव ने संयुक्त रैलियां की और यह गठबंधन कुछ हद तक सफल रहा। बीएसपी ने 10 सीटें जीतीं, जो 2014 की तुलना में सुधार था। लेकिन बीजेपी ने इस गठबंधन को कमजोर करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। सबसे पहले उन्होंने प्रचार के जरिए यह धारणा बनाई कि बीएसपी एसपी गठबंधन अवसरवादी और जातिवादी है, जिसने कुछ मतदाताओं को प्रभावित किया। दूसरा, बीजेपी ने सामाजिक ध्रुवीकरण को और तेज किया। 2014 से 19 के बीच बीजेपी ने राष्ट्रवाद, गोरक्षा और हिंदुत्व के मुद्दों को प्रचार का केंद्र बनाया, जिसने गैर यादव ओबीसी और कुछ गैर जाटव दलित वोटों को उनकी ओर खींचा। तीसरा, बीजेपी ने गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी को बढ़ावा दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर नेताओं और प्रचार के जरिए बीएसपी और एसपी के बीच मतभेदों को उभारा। 2019 के चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एसपी के साथ गठबंधन से बीएसपी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए तो यह दावा किया जा सकता है कि उनकी रणनीति ने इस गठबंधन को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि मायावती और अखिलेश के बीच विश्वास की कमी बनी रहे, जिसने विपक्षी एकता को कमजोर किया और मायावती को और अलग थलग कर दिया। 2007 से 19 के बीच बीजेपी ने मायावती पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाए रखा, जिसने उनकी राजनीतिक सक्रियता को सीमित किया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और विश्लेषकों ने दावा किया कि बीजेपी ने मायावती के खिलाफ पुराने भ्रष्टाचार के मामलों जैसे ताज कॉरिडोर और आय से अधिक संपत्ति को उजागर करने की धमकी दी। यह दबाव मायावती को बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने से रोक रहा था। उदाहरण के लिए 2017 के बाद मायावती की रैलियां और बयान कमजोर पड़ गए और उनकी निष्क्रियता ने बीजेपी को उनकी छवि को और कमजोर करने का मौका दिया। 2007 से 19 के बीच उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। बीजेपी ने हिंदुत्व, विकास और सामाजिक समावेशन के नारों के जरिए गैर जाटव दलित, गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोटों को अपने पक्ष में किया। मायावती ने इस दौरान अपने दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की प्रचार शक्ति और संसाधनों ने उनकी आवाज को दबा दिया। 2019 का गठबंधन एक उम्मीद की किरण था, लेकिन बीजेपी की रणनीतियों ने इसे पूरी तरह प्रभावी होने से रोका। बीजेपी ने सामाजिक इंजीनियरिंग, हिंदुत्व प्रचार, विपक्षी एकता को तोड़ने और मायावती पर दबाव की रणनीतियों के जरिए बीएसपी को कमजोर किया। 2012 और 2014 की हार ने मायावती की ताकत को कम किया, जबकि 2017 की हार ने उनके संगठन को हाशिए पर धकेल दिया। 2019 का बीएसपी-एसपी गठबंधन एक आखिरी कोशिश थी, लेकिन बीजेपी की चालों ने इसे भी अस्थिर कर दिया। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए तो उनकी रणनीतियों ने मायावती के वोट बैंक को खंडित किया, विपक्षी एकता को कमजोर किया और मायावती को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया। 2019 से 25 तक का दौर मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती का समय था। इस अवधि में बीएसपी का पारंपरिक बहुजन वोट बैंक, विशेष रूप से दलित और मुस्लिम समुदाय, तेजी से खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर चला गया। अगर भारतीय जनता पार्टी को मायावती की बर्बादी का प्रमुख कारण माने, तो बीजेपी की रणनीतियों, सामाजिक ध्रुवीकरण, प्रचार मशीनरी, विपक्षी एकता को कमजोर करना और मायावती पर अप्रत्यक्ष दबाव ने इस वोट बैंक के स्थानांतरण को बढ़ावा दिया। इस दौर में बीएसपी की कमजोर होती पकड़, मायावती की निष्क्रियता और बीजेपी की चालों ने बहुजन वोटों को एसपी और कांग्रेस की ओर धकेल दिया। यह कहानी उस दौर की है जब मायावती की राजनीतिक प्रासंगिकता पर गहरे सवाल उठे और बीजेपी की रणनीतियों ने उनके वोट बैंक को बिखेर दिया।
2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ महागठबंधन बनाया। यह गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि बीएसपी का दलित वोट बैंक और एएसपी का यादव मुस्लिम आधार मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे सकता था। गठबंधन ने कुछ हद तक सफलता हासिल की। बीएसपी ने 10 सीटें जीती, जो 2014 की 0 सीटों की तुलना में सुधार था। मायावती और अखिलेश यादव की संयुक्त रैलियों ने दलित और मुस्लिम समुदायों में उत्साह जगाया, लेकिन बीजेपी ने इस गठबंधन को कमजोर करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने प्रचार के जरिए यह धारणा बनाई कि गठबंधन जातिवादी और अवसरवादी है, जिसने कुछ मतदाताओं को प्रभावित किया। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को प्रचार का केंद्र बनाया, जिसने गैर यादव ओबीसी और कुछ गैर जाटव दलित वोटों को उनकी ओर खींचा। साथ ही बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर नेताओं और प्रचार के जरिए बीएसपी और एसपी के बीच विश्वास की कमी को बढ़ावा दिया। 2019 के चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एसपी के साथ गठबंधन से बीएसपी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए तो उनकी रणनीतियों ने इस गठबंधन को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने बीएसपी को और कमजोर किया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन अभूतपूर्व रूप से खराब रहा। पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई। यह मायावती के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनका दलित वोट बैंक, जो कभी उनकी ताकत था, अब पूरी तरह बिखर चुका था। बीजेपी ने इस चुनाव में 255 सीटें जीती, जबकि एएसपी ने 111 सीटों के साथ विपक्ष में मजबूत स्थिति बनाई। इस दौरान बहुजन वोट बैंक, विशेष रूप से मुस्लिम और कुछ दलित वोट एसपी की ओर खिसक गए। बीजेपी ने इस दौरान अपनी योजनाओं और प्रचार के जरिए दलित और मुस्लिम समुदायों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला और आवास योजना को दलित और गरीब समुदायों तक पहुंचाया। बीजेपी ने यह संदेश फैलाया कि उनकी सरकार सभी के लिए काम कर रही है, जिसने मायावती के सामाजिक न्याय के नैरेटिव को कमजोर किया। साथ ही बीजेपी ने प्रचार में मायावती को अप्रासंगिक और जातिवादी दिखाया, जिसने उनके समर्थकों, खासकर युवा दलितों का मनोबल तोड़ा। इस दौरान एएसपी ने मुस्लिम और ओबीसी वोटों को मजबूत करने पर ध्यान दिया। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों को उठाकर मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर खींचा, जो पहले बीएसपी का हिस्सा था। बीएसपी की निष्क्रियता और मायावती की कमजोर प्रचार रणनीति ने इस स्थानांतरण को और आसान बना दिया। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए तो उनकी रणनीतियों ने बीएसपी को हाशिए पर धकेलकर बहुजन वोटों को एएसपी की ओर धकेलने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन और खराब रहा, जब पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस दौरान बीजेपी का वोट शेयर कुछ कम हुआ, जबकि कांग्रेस और एएसपी ने 2019 की तुलना में अधिक वोट हासिल किए। बहुजन वोट बैंक, विशेष रूप से दलित और मुस्लिम वोट, अब स्पष्ट रूप से एएसपी और कांग्रेस की ओर खिसक गया था। एसपी ने 2024 में 37 सीटें जीतीं और कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत की। बीजेपी ने इस दौरान अपनी प्रचार मशीनरी को और तेज किया। उन्होंने यह धारणा बनाई कि मायावती अब बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प नहीं है, जिसने उनके समर्थकों को निराश किया। बीजेपी ने गैर जाटव दलितों और ओबीसी समुदायों को अपनी ओर रखने के लिए स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया और योजनाओं का प्रचार किया। साथ ही बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया कि विपक्षी एकता फिर से कमजोर रहे। 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अधिक मजबूत और विश्वास आधारित था, जिसने बीएसपी के बहुजन वोटों को अपनी ओर खींच लिया। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए तो उनकी रणनीतियों ने मायावती को अप्रासंगिक दिखाकर उनके वोट बैंक को एएसपी और कांग्रेस की ओर धकेलने में योगदान दिया। 2019 से 2025 तक मायावती की निष्क्रियता बीएसपी की कमजोरी का एक बड़ा कारण थी। उनकी रैलियां और जमीनी सक्रियता कम हो गई थी और उनकी प्रचार शैली पुराने ढर्रे पर थी।
बीजेपी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और मायावती को पुरानी सोच वाली नेता के रूप में चित्रित किया। सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया में बीजेपी ने यह नैरेटिव बनाया कि बीएसपी अब केवल एक क्षेत्रीय और जातिगत पार्टी है, जिसने उनके समर्थकों, खासकर युवा दलितों को निराश किया। इस दौरान बीजेपी ने दलित समुदायों को छोटे छोटे लाभ जैसे छात्रवृत्ति, आरण और स्थानीय नेतृत्व के अवसर देकर अपनी ओर खींचा। लेकिन जो दलित और मुस्लिम वोटर बीजेपी की हिंदुत्व नीतियों से असहज थे, वे एएसपी और कांग्रेस की ओर गए। एएसपी ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों को उठाकर मुस्लिम वोटों को मजबूत किया, जबकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियानों के जरिए दलित और मुस्लिम समुदायों में अपनी पैठ बनाई। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए तो उनकी रणनीतियों ने मायावती की निष्क्रियता को उजागर करके उनके वोट बैंक को अन्य विपक्षी दलों की ओर धकेलने में मदद की। इस दौर में चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी का उदय भी बीएसपी के लिए एक झटका था। चंद्रशेखर ने युवा दलितों को आकर्षित किया, जो मायावती की निष्क्रियता और पुरानी शैली से निराश थे। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रशेखर जैसे नए नेताओं को बढ़ावा दिया, क्योंकि यह बीएसपी के दलित वोट बैंक को और बांटता था। अगर बीजेपी को दोषी ठहराया जाए तो उनकी डिवाइड एंड रूल की रणनीति ने दलित वोटों को बीएसपी से छीनकर चंद्रशेखर, एएसपी और कांग्रेस के बीच बांटने में योगदान दिया। 2025 तक बीएसपी की स्थिति और कमजोर हो गई। मायावती की रणनीति रक्षात्मक रही और उन्होंने बीजेपी पर छिटपुट हमले किए, जैसे अप्रैल 2025 में बुरे दिन का आरोप, लेकिन ये प्रभावी नहीं रहे। इस दौरान एएसपी ने दलित वोटों को और मजबूत करने की रणनीति अपनाई, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति मजबूत की, खासकर दलित और मुस्लिम समुदायों में। बीजेपी ने इस दौरान यह सुनिश्चित किया कि मायावती का वोट बैंक पूरी तरह बिखर जाए, जिसके लिए उन्होंने प्रचार, योजनाएं और विपक्षी एकता को कमजोर करने की रणनीतियां अपनाईं। 2019 से 25 के बीच उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। बीजेपी का प्रभुत्व, उनकी हिंदुत्व नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं दलित और मुस्लिम समुदायों को प्रभावित करती रहीं। लेकिन जो वोटर बीजेपी की नीतियों से असहज थे, वे एएसपी और कांग्रेस की ओर गए। मायावती की निष्क्रियता और बीएसपी के कमजोर संगठन ने इस स्थानांतरण को और तेज किया। बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया कि बीएसपी का बहुजन वोट बैंक बिखर जाए, जिसका फायदा एएसपी और कांग्रेस को मिला। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी इन परिस्थितियों में भी 2027 के चुनाव तक अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा कर सकती है। मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना एक कठिन लेकिन संभव लक्ष्य है, बशर्ते वे रणनीतिक और जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव करें। 2019 से 2025 तक बीएसपी की कमजोर होती स्थिति, दलित और मुस्लिम वोटों का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर खिसकना और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत रणनीतियों ने बीएसपी को हाशिए पर ला दिया है। 2027 में सत्ता में वापसी के लिए मायावती को संगठन, नेतृत्व और अपनी छवि को पुनर्जनन करना होगा। आगे विस्तार से बताया गया है कि बीएसपी और मायावती को 2027 में सरकार बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, ताकि बीजेपी की रणनीतियों का जवाब दिया जा सके और खोया हुआ बहुजन वोट बैंक वापस हासिल किया जाए। 2014 के बाद से बीएसपी का संगठन कमजोर पड़ गया है और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। 2027 में सत्ता हासिल करने के लिए मायावती को जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत करना होगा। हर जिले और ब्लॉक में नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी होगी और स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को सक्रिय करना होगा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविरों के जरिए सामाजिक न्याय, दलित मुद्दों और प्रचार तकनीकों की ट्रेनिंग देनी होगी। पुराने और निष्क्रिय नेताओं को हटाकर ऊर्जावान, स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय चेहरों को सामने लाना होगा। एक बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाकर
दलित, मुस्लिम और ओबीसी समुदायों को जोड़ा जाना चाहिए। यह मजबूत संगठन बीजेपी और एएसपी के प्रचार का जवाब दे सकता है और मतदाताओं तक सीधे पहुंच सकता है, जिससे 2027 में बीएसपी की जमीनी ताकत बढ़ेगी। मायावती की केंद्रीकृत नेतृत्व शैली ने युवा नेताओं को उभरने से रोका है, जिसके कारण युवा दलित कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की ओर गए। 2024 में मायावती ने आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय समन्वयक बनाया और अब उन्हें 2027 तक एक मजबूत चेहरा बनाना होगा जो युवा मतदाताओं को आकर्षित करे। विश्वविद्यालयों, सामाजिक आंदोलनों और दलित संगठनों से नए युवा नेताओं को शामिल करना होगा। इन नेताओं को सोशल मीडिया पर प्रचार का जिम्मा देना होगा ताकि बीजेपी के डिजिटल प्रभुत्व का जवाब दिया जा सके। रोजगार, शिक्षा और तकनीकी अवसर जैसे मुद्दों को उठाकर युवा दलित और ओबीसी मतदाताओं को जोड़ा जाना चाहिए। यह बीएसपी को आधुनिक और प्रासंगिक बनाएगा, जिससे चंद्रशेखर जैसे नेताओं का प्रभाव कम होगा और 2027 में युवा वोटर बीएसपी की ओर आएंगे। साथ में मायावती की सर्वजन हिताय रणनीति ने दलित, मुस्लिम, ओबीसी और सवर्ण समुदायों को एकजुट किया था। इस गठजोड़ को फिर से बनाना होगा। मुस्लिम और ओबीसी समुदायों को वापस लाने के लिए सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर जोर देना होगा। 2007 की तरह सवर्ण समुदायों, खासकर ब्राह्मणों को टिकट और नेतृत्व के अवसर देकर शामिल करना होगा। प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों जैसे भूमि विवाद और सामाजिक भेदभाव को उठाकर समुदायों को जोड़ा जाना चाहिए। बीएसपी को दलित, मुस्लिम और ओबीसी समुदायों के लिए सम्मेलन आयोजित करने चाहिए, जिसमें मायावती स्वयं भाग लें। यह गठजोड़ बीजेपी के हिंदुत्व और एसपी के यादव मुस्लिम आधार को चुनौती दे सकता है, जिससे 2027 में बीएसपी का वोट शेयर बढ़ेगा। बीएसपी की पुरानी प्रचार शैली बीजेपी की डिजिटल और मीडिया रणनीति के सामने कमजोर पड़ गई है। एक मजबूत सोशल मीडिया टीम बनानी होगी जो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर सक्रिय हो। मायावती और आकाश आनंद को नियमित रूप से वीडियो और पोस्ट के जरिए जनता से जुड़ना होगा। बीजेपी की तरह पेशेवर प्रचार एजेंसियों की मदद लेनी होगी जो आकर्षक नारे और कैंपेन बनाएं। मायावती को टीवी डिबेट्स और इंटरव्यू में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा ताकि उनकी आवाज मुख्य धारा मीडिया में पहुंचे। गांवों और कस्बों में छोटी रैलियां और डोर टू डोर कैंपेन चलाकर मतदाताओं तक पहुंचना होगा। यह प्रचार बीएसपी को युवा और शहरी मतदाताओं तक पहुंचाएगा और बीजेपी के नैरेटिव का जवाब देगा, जिससे 2027 में उनकी छवि मजबूत होगी। मायावती को दलित और बहुजन मुद्दों पर फिर से सक्रिय और आक्रामक होना होगा। दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों जैसे हाथरस कांड पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा। बेरोजगारी, शिक्षा और छोटे उद्यमों के लिए नीतियां प्रस्तुत करनी होंगी जो दलित और ओबीसी समुदायों को आकर्षित करें। अंबेडकर जयंती और अन्य अवसरों पर बड़े आयोजन करके दलित गौरव को पुनर्जनन करना होगा। दलित और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों जैसे सुरक्षा और शिक्षा पर जोर देना होगा। यह बीएसपी को दलित और बहुजन समुदायों में फिर से प्रासंगिक बनाएगा और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के प्रभाव को कम करेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता 2027 में महत्वपूर्ण होगी। मायावती को 2019 के गठबंधन के सबक सीखते हुए एसपी और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर विचार करना होगा। अखिलेश और राहुल गांधी के साथ नियमित संवाद रखकर गठबंधन को स्थायी बनाना होगा। आरएलडी और अन्य छोटे दलों को गठबंधन में शामिल करके वोट शेयर बढ़ाना होगा। मायावती को विपक्षी मोर्चे में सक्रिय चेहरा बनना होगा, जैसे राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना। एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बीजेपी के वोट शेयर को कम कर सकता है और बीएसपी को सत्ता में लाने में मदद करेगा। बीएसपी के भीतर असंतोष और केंद्रीकृत नेतृत्व ने संगठन को कमजोर किया है। मायावती को पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना होगा, जिसमें स्थानीय नेताओं को निर्णय लेने में शामिल किया जाए। नसीमुद्दीन जैसे पुराने नेताओं को वापस लाकर संगठन को मजबूत करना होगा। टिकट वितरण और फंडिंग में पारदर्शिता लाकर कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना होगा। पुराने और विवादित नेताओं को हटाकर नए चेहरों को सामने लाना होगा। यह बीएसपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा
और संगठन को 2027 के लिए एकजुट करेगा। बीएसपी को बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं का जवाब देने के लिए नई नीतियां प्रस्तुत करनी होंगी। दलित और ओबीसी समुदायों के लिए छोटे उद्यम, रोजगार और शिक्षा पर केंद्रित नीतियां लानी होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार और कृषि योजनाओं पर जोर देना होगा। दलित और मुस्लिम महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी। स्टार्टअप और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर फोकस करके युवाओं को आकर्षित करना होगा। यह बीएसपी को बीजेपी की योजनाओं के खिलाफ एक ठोस विकल्प बनाएगा और मतदाताओं को आकर्षित करेगा। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने बीएसपी के दलित वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है। मायावती को युवा दलितों के मुद्दों जैसे शिक्षा और रोजगार पर जोर देना होगा। प्रचार के जरिए यह दिखाना होगा कि मायावती की विरासत अंबेडकर के विचारों पर आधारित है, न कि केवल प्रतीकों पर। चंद्रशेखर जैसे नेताओं के साथ संवाद की कोशिश करनी होगी ताकि दलित वोटों का बंटवारा रोका जाए। यह बीएसपी को दलित युवाओं के बीच फिर से प्रासंगिक बनाएगा और चंद्रशेखर के प्रभाव को कम करेगा। मायावती की निष्क्रिय छवि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। बीजेपी की नीतियों जैसे दलित अत्याचार और आर्थिक असमानता के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करना होगा। बीजेपी और योगी सरकार की विफलताओं पर नियमित और तीखे बयान देने होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी रैलियां आयोजित करनी होंगी जिसमें वे दलित गौरव और सामाजिक न्याय की बात करें। सोशल मीडिया और मीडिया में अपनी छवि को आधुनिक और प्रासंगिक बनाना होगा। यह मायावती को फिर से एक मजबूत और प्रासंगिक नेता बनाएगा जो 2027 में मतदाताओं को प्रेरित करेगा। इन कदमों को लागू करने के लिए मायावती को 2025 से ही सक्रियता शुरू करनी होगी। 2025-2026 में संगठन को मजबूत करना, युवा नेताओं को सामने लाना और प्रचार अभियान शुरू करना होगा। 2026 में दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ को पुनर्जनन करना और सड़क पर आंदोलन शुरू करना होगा। 2027 में विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर और मजबूत प्रचार के साथ 403 सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार उतारने होंगे। बीएसपी को कम से कम 25-30% वोट शेयर और 150 से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखना होगा जो गठबंधन के साथ संभव हो सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मायावती और बीएसपी को संगठन, नेतृत्व और रणनीति में व्यापक बदलाव करना होगा। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करके, युवा नेतृत्व को बढ़ावा देकर, सामाजिक गठजोड़ को पुनर्जनन करके और आधुनिक प्रचार अपनाकर बीएसपी अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकती है। मायावती को बीजेपी की नीतियों का आक्रामक जवाब देना होगा और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के प्रभाव को कम करना होगा। अगर ये कदम प्रभावी ढंग से लागू किए गए तो बीएसपी 2027 में विपक्षी गठबंधन के साथ या स्वतंत्र रूप से सत्ता में वापसी कर सकती है। यह मायावती के लिए अपनी विरासत को फिर से स्थापित करने का आखिरी मौका हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी करेगी या फिर बहुजनों के दिल में इसकी जगह और भी कम होती चली जाएगी? इस पर आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचार का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।